नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मारो राजस्थान देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। दोपहर के 1 बजने को है और चलिए सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि 1 बजे की कौन कौन सी 5 बड़ी और सबसे अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 दिखाएंगे भारत जोड़ो की, जिसका पहला पड़ाव पूरा हो चुका है। खबर नंबर 2 होगी सरदार शहर के संग्राम की, जिसे लेकर वोटिंग लगातार जारी है। खबर नंबर 3 दिखाएंगे कॉलेज में छिड़े दंगल की, ये भी बताएंगे दंगल क्यों छिड़ा है। खबर नंबर 4 होगी सर्वदलीय बैठक के आयोजन की और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर लोंगेवाला युद्ध की वर्षगांठ पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर रहेगी हमारी नजर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। राजू ठेहट मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मृतक ताराचंद कड़वासरा का शव का पोस्टमार्टम हो गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मृतक ताराचंद के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द किया गया। अब नागौर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजू ठेहट के शव का भी पोस्टमार्टम चल रहा है। ज्यादा गोलियां लगी होने की वजह से ज्यादा वक्त लग रहा है। तो राजू ठेहट हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताराचंद के शव का पोस्टमार्टम कर लिया गया है और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। अब शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं राजू ठेहट के शव का पोस्टमार्टम अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि राजू ठेहट को ज्यादा गोलियां लगी हैं, जिसके चलते पोस्टमार्टम में ज्यादा वक्त लग रहा है। तो इससे पहले कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा था और जब सभी मांगों पर सहमति बन गई तो कल रात में जो परिजन थे वो शव उठाने को राजी हुए और आज दोनों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। संदीप सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट? अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया और कितना वक्त लगेगा? देखिए प्रियंका, जो एक ताराचंद की जो इस पूरे मामले में डेथ हुई थी गोली लगने से, ताराचंद का जो है अभी थोड़ी देर पहले जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पूरी की जा चुकी है। ताराचंद का जो शव था वो परिजनों को सौंप दिया गया है और अब यहाँ से नागौर गांव के लिए परिजन जो है वो डेड बॉडी लेकर के रवाना हो गए हैं। गांव में जो है ताराचंद का अंतिम संस्कार किया जाएगा और इसके साथ साथ जो राजू ठेहट क्योंकि गोलियां बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, तो सबसे पहले तो जब जिनको एक्सरे मशीन से स्कैन किया गया उसके बाद अब जो बुलेट जो शरीर के अंदर है उनको निकाला जाएगा और सारे बुलेट निकलने के बाद ही जो है वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। तो तकरीबन अब तक जो 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हो पाई है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी डॉक्टर से बात हुई जो बाहर आए थे कुछ देर के लिए, कुछ मेडिकल स्टाफ के लोग, उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि अभी भी कम से कम जो है 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे तक का समय और लग सकता है, क्योंकि गोलियां जो शरीर के अंदर फंसी हुई हैं उन्हें निकालने में जो है वो वक्त लग रहा है। तो अभी लेकिन आज ही जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद राजू ठेहट का जो अंतिम संस्कार है वो भी आज ही कर दिया जाएगा। जी संदीप, क्योंकि बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिए, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे और जो मुआवजे की मांग थी, कल जो धरना चल रहा था वो सब कुछ जो था वो ताराचंद के लिए किया जा रहा था। तो ताराचंद के अब जो डेड बॉडी है वो परिजनों को दी जा चुकी है। तो उसके बाद जो जनप्रतिनिधि थे या स्थानीय जो और कोई जो राजनीति करने वाले लोग थे वो अब बहुत ही कम संख्या में रहेंगे, लेकिन राजू ठेहट के परिजन और यूथ है जो बहुत से यूथ ऐसे भी हैं प्रियंका, जो ऐसे लोगों को जो गैंगस्टर हैं इनको रोल मॉडल मानते हैं। तो ऐसे लोग अभी फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी कोई ज्यादा भीड़ नहीं है। पुलिस जरूर तैनात है, क्योंकि 2 दिन का जो घटनाक्रम रहा है, विवाद भी हुआ है, तो पुलिस ये चाह रही है कि किसी भी तरह से आज अंतिम संस्कार हो जाए और उसके बाद जो है वो क्योंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन भी यही कोतवाली थानाधिकारी कर रहे हैं जो लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। जो कल जो 3 मुलजिम पकड़े गए थे उनको कोर्ट में पेश आज पुलिस करेगी। तो वो सारे काम भी पुलिस को करना है। तो सबसे पहले यही जो कोशिश की जा रही है कि राजू ठेहट की जो डेड बॉडी है वो यहाँ से रवाना कर दी जाए। उसके बाद चूंकि मामले में इन्वेस्टिगेशन और सभी जो कोर्ट में पेश करने का काम है मुलजिमों को, वो आज किया जाएगा। ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और सीकर में गैंगवॉर मामले को लेकर इस वक्त मिल रही अपडेट आपको बता दें। गैंगवॉर के बाद मुठभेड़ मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मुठभेड़ में घायल दोनों बदमाशों का इलाज जारी है। दोनों बदमाशों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। अब घायल दोनों बदमाशों की स्थिर हालत बताई जा रही है। ट्रॉमा सेंटर के सेमी आईसीयू में इन दोनों को शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सेमी आईसीयू में दोनों बदमाशों को शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बता दें, पुलिस के साथ इन बदमाशों की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी थी। फिलहाल गोलियों को बाहर निकाल लिया गया है और दोनों बदमाशों की हालत स्थिर बनी हुई है। दोनों को सेमी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। तो लगातार जो दोनों बदमाश हैं उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इस वक्त सेमी आईसीयू वार्ड में दोनों को शिफ्ट किया गया है। तो गैंगवॉर के बाद पुलिस से इनकी मुठभेड़ हुई थी और इसी दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद गोलियों को बाहर निकाल लिया गया है और ट्रॉमा सेंटर के सेमी आईसीयू में दोनों बदमाश को शिफ्ट किया गया है। और अब आपको न्यूज़ 18 पर मिलवाने जा रहे हैं उस शख्स से जो सीकर गैंगवॉर का एकमात्र चश्मदीद गवाह है, जिसने राजू ठेहट की हत्या कर भागते हुए बदमाशों को देखा है। पेशे से वो ड्राइवर है और कैलाश सैनी बच्चों को छोड़ने वहां आया था, जिसे बदमाशों ने पैर में गोली मारी थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक है। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट और एक और व्यक्ति की गोली मारकर जब हत्या की गई, उस वक्त एक शख्स वहां पर मौजूद थे जिनका नाम कैलाश है, जिनको भी गोली लगी है और ये एकमात्र शख्स है जो वहां गोली लगी और उस पूरी घटना के चश्मदीद हैं। हम इनसे बात करेंगे। कैलाश जी, कहां से आ रहे थे आप? उस वक्त क्या हुआ? मैं सर बच्चे छोड़ के गाड़ी लगा दी थी। गाड़ी लगा के जैसे नीचे उतरा तो उधर से आ रहे थे। तब मैंने देखा कि भाई बच्चे हैं स्कूल के। तब मैं वह जैसे घुमा तो उन्होंने फायरिंग की, तो फिर भी मेरे पैर में गोली लगने के बाद में मेरे को नहीं पता चला कि अपनी गोली लग गई। मेरे एक साथी ने आवाज़ लगाई, अरे बोले नीचे देख नीचे देख। उसके बाद में सर पता नहीं चला क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कहाँ खड़ी थी आपकी गाड़ी? कहाँ से निकले थे आप उस वक्त? मैं कोचिंग से निकल के जो हमारी बसें खड़ी होती है पार्किंग के अंदर, उसके सामने खड़ा था। जैसे आवाज़ आई तो धड़ाधड़ गोलियाँ चल रही थी, खूब चली। उस टाइम डर नहीं लगा? डर नहीं लगा, मालूम नहीं था ना क्या की आवाज़, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। जो अल्टो छीनी गई वो आपके सामने ही थे, वो भाई साहब भी जिनके लगी, उनको देखा आपने गिरते हुए, गोली मारते हुए? नहीं सर, वो 1-2 अंकल थे, एक तो इस साइड बैठा था, एक दुकान है वहाँ पास में, उसके ऊपर खड़े थे। आपको कोई पता नहीं चला उस बारे में कि क्या हुआ है? तब मेरे गोली लगने के बाद मैं बैठ गया वहीं। कैलाश जी, आप तो रोज़ जाते हैं सीएलसी में, वहाँ पे बच्चे भी छोड़ के आते हैं, जब हज़ारों स्टूडेंट एक साथ निकलते हैं, आपको यूँ नहीं लग रहा कि अगर उस वक्त बैच छूटने का या अंदर जाने का टाइमिंग होता तो बहुत बड़ा ये हादसा होता? बहुत बड़ा हो जाता सर, ये बहुत बच्चों का नुकसान होता। बाकी ये तो अच्छा है कि बच्चे सब बेच में चले गए थे, स्कूल भी लग चुकी थी। अभी आपको किसी तरह का डर नहीं है बदमाशों से? नहीं सर, पुलिस भी आपकी मदद लेगी? कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने जो सहायता दी है, इलाज की बात हुई है, संतुष्ट हैं आप उससे? देखो सर, कितना दिन लगेंगे, क्या होगा, वो तो पैर सही होने के बाद भी काम पे जाने लायक होंगे। तो ये थे कैलाश से जो बता रहे थे कि पूरी जो वारदात है वो किस तरह से हुई और किस तरह से ये वहाँ से बचकर निकले। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। तो वहीं सीकर गैंगवॉर में 4 शूटर सहित 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस जांच में जुटी है, पता लगा रही कि इस हत्याकांड के पीछे कौन है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग पहले ही इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ले चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। गैंगस्टर राजू ठेहट की सीकर में की गई सरेआम हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीकर में हुए गैंग वॉर की जिम्मेदारी ली और इस गैंग वॉर को गैंगस्टर आनंद पाल और गैंगस्टर बलबीर बानूड़ा की हत्या का बदला बताया। और पुलिस का भी दावा है कि राजू ठेहट की हत्या करने वाले सभी शार्प शूटर हरियाणा से आए थे।
गैंगस्टर राजू ठेहट और गैंगस्टर बलबीर बानूड़ा का आपराधिक इतिहास राजस्थान पुलिस की फाइलों में दर्ज है। दोनों के बीच दुश्मनी गैंगस्टर बलबीर बानूड़ा के साले की हत्या के बाद शुरू हुई। 1998 में राजू ठेहट और बलबीर बानूड़ा ने सीकर में एक हत्या की। 2004 में राजू और बलबीर ने साझेदारी में शराब की दुकान खोली। 2005 में बलबीर के साले विजय की हत्या में राजू का नाम आया। विजय पाल की हत्या के बाद से ही राजू ठेहट और बलबीर एक दूसरे के दुश्मन बन गए और राजू को मारने के लिए गैंगस्टर बलबीर ने गैंगस्टर आनंद पाल से हाथ मिला लिया। इसके बाद दोनों गैंग एक दूसरे पर जानलेवा हमले करते रहे। 2014 में बीकानेर जेल में राजू के आदमियों ने बलबीर और आनंद पाल पर हमला किया, जिसमें बलबीर मारा गया और 2017 में पुलिस एनकाउंटर में आनंद पाल के मारे जाने के बाद गैंगस्टर राजू ठेहट का एक छत्र राज हो गया। आनंद पाल की करीबी अनुराधा चौधरी ने गैंग को फिर जिंदा किया। गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ अनुराधा ने हाथ मिलाया। काला जठेड़ी, अनुराधा और बलबीर का भाई सुभाष बानूड़ा गैंग चलाने लगा। आनंद पाल गैंग को मजबूत करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हाथ मिलाया। राजू ठेहट पर इन दोनों राजनीति में किस्मत आजमाने का भूत सवार था, जिसके लिए वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहा था। इसी मौके को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने आनंद पाल और बलबीर की हत्या का बदला लेने का सबसे मुफीद समय समझा और शूटर से सरेआम राजू ठेहट की हत्या कराकर इलाके में सनसनी फैला दी। और सिरोही से इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पुलिस ने रोक दिया है। पिंडवाड़ा के मालेरा टोल पर किरोड़ी लाल को पुलिस ने रोका है। मीणा कार्तिक हत्याकांड मामले में धरना स्थल पर पहुंचने वाले थे। पुलिस जाब्ते ने टोल पर किरोड़ी लाल मीणा को रोक दिया और उनके समर्थकों को भी इसके साथ साथ रोका गया है। सिरोही पुलिस ने कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील कर दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किरोड़ी लाल मीणा को रोका गया है। ये तस्वीर देखिए जरा। उनके समर्थक भी उनके साथ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया है और कलेक्ट्रेट को छावनी में तब्दील किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। तो पिंडवाड़ा के मालेरा में ये टोल है, जहां पर इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं और यहीं पर सांसद की गाड़ी को रोका गया है। पुलिस इस वक्त बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दौसा पीजी कॉलेज में दो गुटों में झगड़ा हुआ है। कॉलेज के अंदर ही आपस में धक्का मुक्की की गई। कॉलेज में मारपीट करते छात्र नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि 3 दिन पहले भी पीजी कॉलेज में झगड़ा हुआ था। दो गुट यहां पर 3 दिन पहले भी भिड़े थे और अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। बाहरी छात्रों के प्रवेश पर पाबंदी की मांग को लेकर ये सभी छात्र ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन देने के दौरान कॉलेज के अंदर दो छात्र गुटों में झगड़ा हो गया। बड़ी संख्या में पुलिस पीजी कॉलेज के अंदर पहुंची है। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ ताजा हालात वहां पर? आवाज मिल पा रही है आपको आशीष मेरी? बिल्कुल मिल पा रही है। अपडेट बताइए, क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल? बिल्कुल, जो स्थिति है वो पूरी तरह यहाँ शांतिपूर्ण है। पुलिस ने दोनों पक्षों के जो छात्र गुट है, उनके जो प्रतिनिधि है, मेन लीडर है, उन दोनों को बुलाया है और कुछ कोतवाल लाल सिंह उनसे समझाइश वार्ता कर रहे हैं। दोनों को एसपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर वार्ता जारी है और दोनों को समझाया जा रहा है कि किसी भी तरह इस पूरे मामले को निपटाया जाए, क्योंकि छात्र गुटों का आपस का झगड़ा है, लेकिन ये झगड़ा काफी तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से आपस में कई बार मारपीट हुई है और आज जब ज्ञापन देने गए थे एक पक्ष के लोग, जिसमें तो उनका मांग थी कि जो कॉलेज में बाहरी छात्र आते हैं उनको प्रवेश बंद किया जाए, लेकिन जो दूसरे गुट के छात्र थे वो पहले से ही प्रिंसिपल कक्ष में मौजूद थे। ऐसे में इस बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया और दोनों में आपस में धक्का मुक्की और मारपीट हुई। इस पूरे मामले के बाद अब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दोनों पक्षों के जो छात्र नेता हैं उनसे समझाइश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस मामले को निपटाया जाए, क्योंकि जो दोनों गुटों में आपस में कटुता आई है मन में, उनको दूर करने की पुलिस कोशिश कर रही है। और यदि फिर भी दोनों में अगर किसी प्रकार की सहमति नहीं बनती है तो पुलिस ने का कहना है कि मुकदमे दर्ज कराओ, जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल आशीष, और कॉलेज में इस तरीके से मारपीट तो ठीक भी नहीं है। वहां पर माहौल खराब हो रहा है, लोग तो पढ़ने जा रहे हैं। 3 दिन पहले भी इस तरीके की वारदात हुई थी, ये दोनों आपस में भिड़े थे, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई क्या?
बिल्कुल निश्चित रूप से 3 दिन शनिवार को ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था, जब कुछ बाहरी लड़के वहां पर बैठे हुए थे जिनमें आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद में मारपीट हो गई। इस पूरे मामले के बाद में ही आज ये ज्ञापन दिया गया था और जो एक पक्ष था उसने प्रिंसिपल से मांग भी की थी कि बाहरी छात्रों का प्रवेश नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और लेकिन उसी का परिणाम रहा कि आज वापस झगड़ा हो गया। ऐसे में अब पुलिस और प्रशासन कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दोनों पक्षों को बिठाकर कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहले भी दौसा पीजी कॉलेज काफी विवादों में रहती है छात्र गुटों के चक्कर में। ऐसे में किसी भी तरह के रिस्क नहीं लेना चाहते और दोनों पक्षों को बिठाकर इस समय कोशिश की जा रही है कि चलिए कम से कम अब प्रशासन और पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का और बात सरदार शहर उपचुनाव की, जिसके लिए वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। 11 बजे तक 20.10% मतदान हो चुके हैं। 2,90,076 मतदाता आज अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। 295 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। 10 प्रत्याशियों के लिए यहां पर वोटिंग की जा रही है। भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के बीच कांटे की टक्कर है। तो सरदार शहर का सरदार कौन, और इसे लेकर वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। 295 बूथों पर लगभग 2,90,000 मतदाताओं के द्वारा अपने मत का उपयोग किया जाएगा। 11 बजे तक 20% से ऊपर मतदाताओं ने मतदान कर दिया था। सभी 295 बूथ पर वोटिंग बिल्कुल स्मूथली, शांतिपूर्वक ढंग से चल रही है और लगातार फील्ड में सारे सेक्टर ऑफिसर्स, एरिया मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी घरों से बाहर निकली हैं, मतदान कर रही हैं, बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र की इस महान परंपरा में शिरकत कर रही हैं। मेरे साथ में कुछ महिलाएं, उनसे बात करता हूँ। डालिया के वोट थे? वोट दे दियो? हाँ दे दियो। काई सोच दे रहा हो वोट? हमारे हाथ में मांगी भर दे दियो। अच्छा, हाँ काई बता दियो। ताका गांव के मायने काई का काम होना चाहिए? काम आ तो चखो चखो वजना। अच्छा, कोई जीते जो को काम भी करे है या जीते चले जाए? चले जाए कि चले जाए कि मदद से दे दिया है, मर्जी हो वहाँ दे देते हैं। मर्जी आज छोड़ देते क्या बताओ पल्ली बता दो। अच्छा, मर्जी से वोट करते हैं। अच्छा, लेकिन घर वाले दबाव तो डालते होंगे यहाँ पर ही वोट करना? दबाव डालते तो हम मानते नहीं है। मानते नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं है क्या गांव घर में जैसा माहौल बनाया होगा कि अपन को इसको वोट करना, तो सारे घर वाले एक जगह जा रहे हैं या अलग अलग भी जा रहे हैं? एक जगह जा रहे हैं। एक जगह जा रहे हैं। अच्छा, के वोट दिया है कि? हाँ दिया। अच्छा, कहीं माहौल चाल? सरदार शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल शर्मा ने वोट डाल दिया है। अनिल जी, उम्मीद है जीत की? कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल 100%। मैंने पिछले चुनाव इलेक्शन की घोषणा होते ही पार्टी आलाकमान ने मुझे निर्देश दे दिए जनता के बीच जाने के, तो मैं सभी गांव ढाणियों तक पहुंचा हूं, हर जनता के बीच में गया हूं। तो पंडित जी के द्वारा करवाए गए भरपूर विकास कार्य और माननीय गहलोत साहब के 4 साल के जो कांग्रेस शासन में जो सुशासन रहा, आम जन के हितों के लिए काम किया, तो निश्चित रूप से जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिलने जा रहा है। आप अपने लिए वोट मांग रहे हैं या आप अपने पिता के नाम पर वोट मांग रहे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ी उनकी विरासत रही है, उसको संभालने का जिम्मा आपके कंधों पर है और लोग पंडित जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इसलिए भी आपको लगता है कि सहानुभूति आपको मिलेगी और जनता आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी? देखिए, ये जनता ने पंडित जी को 5 साल के लिए चुना था, लेकिन ईश्वर की मर्जी, बीच में ये उपचुनाव हो गया। हम इलेक्शन थोड़ी चाहते थे, लेकिन ईश्वर की मर्जी। और अब जो पंडित जी के किए गए विकास काम है, जनता के बीच में एक परिवार की तरह उन्होंने 40 साल में, पिछले 40 साल में जनता की सेवा की और अनगिनत विकास के काम, रात के चिकित्सा, हर क्षेत्र में उन्होंने भरपूर काम किए। और माननीय गहलोत साहब के शासन में भी 4 साल में
आमजन के लिए, विकास के लिए, उनके हितों के लिए भरपूर काम किए हैं। इसलिए हम विकास को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अशोक पीचा, बीजेपी लगातार भरोसा जता रही है आपके ऊपर, छठा चुनाव आप लड़ रहे हैं, सिर्फ एक चुनाव आपने जीता है। इस बार कितनी उम्मीद है कि इस बार आपको आशीर्वाद दे देगी जनता सरदार शहर की? इस बार कांग्रेस के 4 साल के कुशासन के खिलाफ जनता का पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक पिंचा के रूप में मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसको देख करके आपको लगता है कि जनता कांग्रेस को नकार देगी और बीजेपी को चुनाव जिता देगी? उपचुनाव का ट्रेंड तो कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसा है कि 4 साल से कांग्रेस की सरकार बनी हुई राजस्थान में हो गए, आज तक उन्होंने एक राशन कार्ड में कोई व्यक्ति नाम नहीं जुड़वा सका। सारे जो वसुंधरा जी के समय जो स्कीमें थी सरकार ने बंद कर दी। आम व्यक्ति इससे दुखी है। बिजली के इन्होंने 3 बार दाम बढ़ा दिए। यहाँ सरदार शहर में इरिगेशन बेल्ट है, वहाँ एक भी जीएसएस नहीं बना। किसानों के हालात बहुत ज्यादा खराब है। डीएपी यूरिया का ब्लैक हो रहा है, ब्लैक में चाहे जितनी मिल जाए। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थाने तहसील सब बिक रहे हैं। जनता इसका माकूल जवाब देगी। अच्छा, जनता माकूल जवाब देगी, लेकिन एक ही एक चेहरे पर सरदार शहर की जनता को वोट करते हुए 20-25 साल हो गए, चेहरा तो बदला नहीं बीजेपी ने। आपको लगता है इस बार चमत्कार हो जाएगा? चेहरा बीजेपी ने इसलिए नहीं बदला कि मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता की मांग थी, जनता की ये मांग थी कि वापिस मुझे टिकट दिया गया और मैं लड़ रहा हूँ। और अनिल शर्मा जी की जहाँ तक बात है, 2 साल से राज्य मंत्री बने हुए, एक बार भी जनता के पास नहीं गए, जनता का कोई काम उन्होंने नहीं कराया। 2 साल जनता उसको देख चुकी है। माननीय भवनलाल जी शर्मा भी 4 साल की अवधि पूरी कर चुके थे, सारा काम अनिल शर्मा जी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई शुद्ध जनता की नहीं ली। इसलिए जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। लेकिन अनिल शर्मा तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सहानुभूति की लहर भी है। मेरे पिता को जनता जो है सरदार शहर की वो सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है, इसलिए उनका पलड़ा भारी है और वो चुनाव जीत रहे हैं। 40,000 से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा भी कर चुके हैं। ऐसा है कि श्रद्धांजलि स्वरूप सारी जनता देती है, ये हिंदू धर्म का स्वभाव है। लेकिन श्रद्धांजलि में वोट नहीं दिए जाते, वोट काम के बदले दिए जाते हैं। जब वो 2 साल मंत्री रह गए, उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता कहाँ मानेगी उनको? अच्छा, आपकी जो लड़ाई है वो कांग्रेस से है या जो तीसरी पार्टी आरएलपी यहाँ चुनाव लड़ रही है? वोटों का गणित क्या है आपके जहन में जो आपको बता रहा है कि नहीं मैं चुनाव जीत रहा हूँ? ऐसा है, वोटों का गणित ये है कि सर्व समाज बीजेपी को वोट दे रहा है। आरएलपी पिछली बार भी खड़ी हुई थी, 10,000 वोट उन्होंने लिए थे। तो वहाँ कोई तिकोना संघर्ष नहीं है, केवल मात्र कांग्रेस और बीजेपी का संघर्ष है। आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मूंड ने अपना वोट डाल दिया है। अब वो सरदार शहर के गांव ढाणियों में घूम रहे हैं और मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। लालचंद मूंड, दावा क्या आपका? क्या सरदार शहर में आरएलपी की जीत की कोई संभावना है? 100% अब तो कोई शंका ही नहीं रही जीतने में। अब कोई बिल्कुल ही नहीं है। अब दावे से कह रहे हैं हम चुनाव जीतेंगे और बड़े मार्जिन से। अच्छा, ये बताइएगा, बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, गणित क्या है? कुछ समीकरण होते होंगे, बताइए तो सही। गांव में प्रत्येक बूथ में जाके देखो हमारे कार्यकर्ता कितना उत्साह, कितने डट के वोट दे रहे हैं। हमारे गाँव के लोग किसान के बेटे को समझ किसान को वोट दे रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है जो किसान के बेटे को वोट दे रहे हैं, और बड़ा उत्साह है लोगों में। इसलिए गांव के लोगों पर तो आप भरोसा कर रहे हैं, शहर में तो ज्यादा कोई उत्साह नहीं दिखा आपको लेकर के। गांव को देख शहर भी पीछे नहीं रहे। 2 दिन से शहर में सारा मामला चेंज हो गया और बराबर हो जाएंगे हम, शहर में पीछे नहीं रहेंगे। तीनों बराबर हो जाएंगे। हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि 70,000 ज्यादा वोट लेंगे, तो क्या 70,000 से ज्यादा वोट लेने वाला चुनाव जीत जाएगा? अब 70,000 आंकड़ा सारा पार हो गया, अब मामला सारा पार हो गया। अब शाम 5 बजे आप रिपोर्ट लेना क्या होता है, देखो। अच्छा, क्या सोच के जनता वोट करेगी? लालचंद मूंड को चुनाव जिताए तो क्यों जिताए? बीजेपी और कांग्रेस को मतदाता खारिज करके आपको क्यों वोट दे? 35 साल का कुशासन 2 परिवारों का रहा है। उन्होंने कोई विकास नहीं किया, खुद का विकास किया, खुद की जेब भरी, सरदार से जनता के वोटों को बेचने का काम किया उन्होंने। तो मैं किसान का बेटा हूँ, इनके बीच में रहने वाला हूँ, इसलिए मेरे को पसंद कर रहे हैं। और इनके 20 साल से मेरे डेयरी में चेयरमैन हूँ, जुड़ा हुआ है लोगों से, किसानों से, इसलिए मेरे को वोट दे रहे हैं। क्या आप बीजेपी को हराने के लिए चुनाव मैदान में या कांग्रेस को? नहीं, मैं खुद जीतने के लिए हूँ। कोई बीजेपी कांग्रेस कोई मतलब नहीं अपने को। मैं खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, दूसरे क्या मतलब अपने को? दोनों ही हारेगी बीजेपी कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि लालचंद जी ने उनकी राय आसान कर दी है, किसानों के वोट बीजेपी में जो जाने वाले थे वो आरएलपी ले जाएगी, इसलिए हमारे लिए तो बहुत रास्ता जो है ना आसान कर दिया है उन्होंने। कांग्रेस 2 नंबर नहीं, 3 नंबर रही कांग्रेस, लिख लो। हाँ बिल्कुल, हाँ अब 3 नंबर होगी कांग्रेस। रास्ता कौन सा आसान हो ये देख लेना 8 तारीख को। क्या लगता है, क्या सोच के जनता वोट कर रही है आपको? कुछ आपने देखा होगा, महसूस किया, लोगों से बात करी होगी। जनता का मेरे प्रति लाड प्यार स्नेह है और हमेशा इनके बीच में रहता हूँ। हर समस्या मेरी समस्या मान के इनके साथ लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए मेरे को अपना रहे हैं, वोट दे रहे हैं।
लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जाटों को टिकट नहीं दी क्योंकि कांग्रेस में तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी टिकट देने की। तो जब चारा नहीं रहा किसान समुदाय के पास तब जाके आपको हनुमान जी ने खड़ा कर दिया। ऐसी सूरत में सिर्फ जाटों का वोट ही आपके पास है या कोई और भी दे रहे हैं? नहीं, सारे को 36 कौम के लोग दे रहे। 36 कौम SC ST में बहुत ज्यादा वोट मेरे को दे रही है, माइनॉरिटी में वोट दे रहे हैं और अदर 36 कौम मेरे को वोट दे रही है। जाटों के अलावा भी बहुत आधे से ज्यादा वोट मेरे को पड़ रहे हैं। SC के हाँ आधे वोट SC के पड़ रहे हैं, आधे वोट मोहनों के पड़ रहे हैं और सारी कौमों के वोट मिल रहे हैं मेरे को। अच्छा, तो नंबर 1 पे रहेंगे आप? बिल्कुल। अब क्या आपकी कोई शंका थोड़ी है कोई? अच्छा, कितने वोट से चुनाव जीत सकते हैं लालचंद मुंड? कम से कम 20,000 से। 20,000 से। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 सदाशहर। और बाबूलाल सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे, अपडेट्स लेंगे। बाबूलाल, दोपहर के 1:30 बजने को है, काफी वक्त बीत चुका है, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है वहां पर और क्या ज्यादा लोग अब पहुंच रहे हैं वहां पर? क्योंकि सुबह जो तस्वीरें आ रही थी कम ही लोग बूथों तक पहुंच पा रहे थे। जी, अब मतदाताओं में बहुत जोश दिख रहा है, कतारें लंबी हैं मतदान केंद्रों के बाहर, पीसफुल वोटिंग हो रही है। और इस वक्त मेरे साथ में बीकानेर रेंज के जो IG हैं ओम प्रकाश वो हैं, चूरू के जो SP हैं दिक्कत आनंद वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। IG साहब से बात करेंगे। ऐसा पूरे इलाके में आप देख करके आए हैं, किस तरह चल रहा है पोलिंग? पोलिंग शांतिपूर्वक चल रहा है और हम इंश्योर करा रहे हैं कि निष्पक्ष मतदान हो और सभी लोग भयमुक्त होकर के मतदान केंद्रों पे आए और भारी संख्या में मतदान करें। अभी तक किसी भी जगह से कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई रिपोर्ट है या सब कुछ पीसफुल चल रहा है? कहीं से भी कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट की सूचना नहीं है और पर्याप्त फोर्स है हमारे पास, लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और जो वनरेबल है या क्रिटिकल जगह है जैसे भादासर जहां पे हम खड़े हैं ये क्रिटिकल है, तो यहाँ पर भी लोग लगातार जो हमारे सुरक्षा अधिकारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं आ रहे हैं जिससे कि कोई भी ऐसी सूचना प्राप्त हो तो उसको तुरंत ही वहां पे उनका समाधान किया जा सके। आपको लगता है बहुत सहयोग भी मिल रहा है लोगों का और अब लोग यानी कि कोऑपरेट करते हैं पुलिस के साथ में, यही वजह है कि कहीं भी कोई छिटपुट घटना भी नहीं होती? आपके प्रति भरोसा बढ़ रहा है आपको लगता है पुलिस के साथ में? सरदार साहब पहले से भी पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे लोगों का सहयोग मिल रहा है और लोग अपने आप ही पुलिस को बताते हैं अगर कोई समस्या आती है। तो अभी तक कोई समस्या नहीं आई है, आई एम श्योर कि कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी और पीसफुल मतदान होगा। अच्छा, पूरे इलाके में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और आपने जहां भी आप गए हैं बहुत जोश दिख रहा है मतदाताओं में? आपको जैसा पता है कि क्रिटिकल, वनरेबल और ऐसे भी एक मतदान केंद्र पे 2 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल पार्टीज हैं, हमारे उच्चाधिकारी हैं, डिप्टी SP, एडिशनल SP हैं, खुद SP साहब भी घूम रहे हैं और मैं भी घूम रहा हूँ। पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था है और सामान्य जन का भी सहयोग मिल रहा है, इससे निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में हमें बहुत सहायता मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में दिगंत आनंद जो हैं SP चूरू वो भी मेरे साथ मौजूद है। आनंद साहब, क्या खबरें हैं? आपको लगता है कि पर्याप्त संख्या में आपने डिप्लॉयमेंट किया जिसकी वजह से सब कुछ पीसफुल चल रहा टर्नआउट? जैसा कि अभी IG साहब ने फरमाया था, बहुत भारी संख्या में हमें केंद्रीय अर्धसैनिक बल, स्टेट के सैनिक बल और स्थानीय पुलिस रेंज का जाब्ता उपलब्ध है जिसको बहुत ही सुनियोजित ढंग से हमने डिप्लॉय किया। और इस वक्त बीजेपी की PC आ रही है, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनते हैं क्या कुछ चल रहा है वहां पर। 20 में 1361 मामले दर्ज करे गए लेकिन कार्रवाई सिर्फ 50 पर हुई। ये क्या कारण है कि पुलिस कार्रवाई करती है, फाइलें बनती हैं और फाइलें फिर किसी कारण से अपने पास रख ली जाती हैं, दबा दी जाती हैं। ये तो वही तरीका है जो सुनते थे जिस तरह से इंदिरा गांधी काम करती थी। पूरे केस तैयार करे जाते थे लेकिन केस पे कार्रवाई नहीं होती थी ताकि उनसे सारे गलत काम कराए जा सके। ये राजस्थान के अंदर हो रहा है। पंचायतों के अंदर सरपंच अपना काम कर रहे हैं लेकिन सरपंचों को दबाने के लिए रंजिश की राजनीति हो रही है। उनके ऊपर केस दर्ज कराए जा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं हो रहा। आप जानते हैं किस तरह से एक RTI के कार्यकर्ता पिछले साल, अभी 1 साल हो गया, अमराराम, किस तरह से उनकी दुर्दशा करी गई। बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ जी ने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर लिखा कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों की भर्ती में धांधली हो रही है। एक बहादुर सैनिक राजस्थान का
जो अपनी जान की परवाह करे देश की हिफाजत करते हैं, आज उन्हें सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखना पड़ रहा है कि राजस्थान के अंदर युवाओं की भर्ती के लिए धांधली हो रही है। इनके कागजों में विश्वविद्यालय बनते हैं, उनकी पूरी रिपोर्ट भी तैयार होती है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता, सिर्फ झाड़ी और कंकड़ होते हैं। और ये एक ही यूनिवर्सिटी नहीं, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले 2-3 यूनिवर्सिटी का और नाम आया, उसमें से जोधपुर की भी एक यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ कागजों में तैयार हुई। बच्चों की पढ़ाई को लेकर तो आप समझ ही सकते हैं कि राज्य सरकार कितनी गंभीर है। जहां पेपर लीक होते हो, भ्रष्टाचार होता हो, नौकरियां नहीं लग रही हो, वहां पे स्कूल के बच्चों की ड्रेस कहां से तैयार हो सकती है। अब 1 साल पूरा हो गया, लेकिन प्रदेश के बच्चों की ड्रेस अभी तक तैयार नहीं हुई। ये घोटाले की सरकार, हर लेवल पर घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक घोटाला हो रहा है। और जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे देश की कांग्रेस को चलाने के लिए अगर राजस्थान के अंदर कि राजस्थान की जिम्मेदारी हो जाए तो ये घोटाले तो पनपेंगे ही, ये घोटाले बढ़ेंगे। और इसमें इनके सभी मंत्री और विधायक शामिल हैं। इन्हीं के मंत्री कहते हैं, इन्हीं के मंत्री पत्र लिखते हैं दूसरों के लिए, इन्हीं के विधायक पत्र लिखते हैं सरकार के अंदर जो शिकायतें हैं उनके लिए। अभी तो विपक्ष ने लिखना भी नहीं शुरू करा, मंत्रियों के नाम लेना भी नहीं शुरू करा, लेकिन इन्हीं के पार्टी के विधायक और मंत्री एक दूसरे के खिलाफ लगातार शिकायतें दर्ज कर रहे हैं। वो नाम सभी आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन यह हालत राजस्थान की हो गई है, जहां पीने का पानी जो केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है वो घर घर तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा। टेंडर 1-1 साल तक खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें चिंता यह नहीं है कि पानी किसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इनको चिंता इस बात की है कि टेंडर किसको मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा। ये लूट जो राजस्थान के अंदर मची हुई है, ये और बढ़ेगी। अभी ये हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम नहीं होने वाली। आप अपनी कलम से जो अखबार में लिखेंगे या इस चैनल से दिखाएंगे, उसके बावजूद भी कम नहीं होने वाली। अभी हाल ही में इनके उच्च अधिकारी बड़ी बड़ी माइन के चक्कर लगा रहे हैं। 2023 का चुनाव नजदीक है, 2024 का चुनाव नजदीक है। पूरे देश के अंदर यहीं से पैसा जाना है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये घोटाले संरक्षण के साथ हो रहे हैं, शय के साथ हो रहे हैं। अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर उनसे गलत काम कराए जा रहे हैं। पुलिस के हाथ बांध दिए गए हैं, एसीबी के हाथ बांध दिए गए हैं। इमेज रीलॉन्चिंग हो रही है राजस्थान के नौजवानों के नहीं, एक 50 साल के बच्चे की 5वीं बार, जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। अब आप जो इसको सुन रहे हैं, आप जो इसको देख रहे हैं, आप जो इसको लिखेंगे, वो इस बात से कितने सहमत हैं, ये कितने नहीं सहमत हैं, ये आप खुद जानते हैं। तो सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को सुन रहे थे, प्रेस वार्ता की और जमकर सरकार को घेरा गया है और करप्शन के भी आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।